लीजिए सुनिए सर आर्थर कानन डायल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स का हिंदी अनुवाद। कार्डबोर्ड बॉक्स का रहस्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जब मैं अपने दोस्त शर्लॉक होम्स की असाधारण मानसिक क्षमताओं को दिखाने वाले कुछ चुनिंदा मामलों का चयन करने बैठा तो मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसे उदाहरण चुनूं जिनमें सनसनी कम हो, लेकिन उसकी प्रतिभा को दिखाने का पूरा मौका मिले। मगर अपराध और सनसनी को पूरी तरह अलग करना संभव नहीं था। एक लेखक के सामने ये दुविधा आ ही जाती है, या तो वो जरूरी बातों को छोड़ दे और इस तरह सच्ची तस्वीर न दिखाए, या फिर उसे वो सामग्री इस्तेमाल करनी पड़े जो उसकी पसंद से ज्यादा संयोग से उसके हाथ लगती है। इस छोटी सी भूमिका के बाद मैं उस घटना की ओर आता हूं जो अपने आप में अजीब तो थी ही, साथ ही भयावह भी साबित हुई। अगस्त का तपता हुआ दिन था। बेकर स्ट्रीट भट्टी की तरह तप रही थी। सामने वाली इमारत की पीली ईंटों पर पड़ती धूप आंखों को चुभ रही थी। यकीन करना कठिन था कि यही दीवारें कुछ महीने पहले सर्दियों की धुंध में इतनी उदास लगती थीं। हमने पर्दे आधे गिरा दिए थे। होम्स सोफे पर पसरा हुआ चिट्ठी पढ़ रहा था, बार बार ध्यान से, जो सुबह उसकी डाक में आई थी। मैं, जिसने भारत में कुछ वर्ष डॉक्टर के तौर पर बिताए थे, गर्मी सहने का आदी था। ठंडी की तुलना में ये अधिक सहज लगती थी। थर्मामीटर 90 पर था, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह का अखबार नीरस था। संसद का सत्र समाप्त हो चुका था। शहर खाली था और मैं न्यू फॉरेस्ट के पेड़ों या साउथ सी के तटों की शांति की इच्छा कर रहा था। बैंक खाते की हालत खराब थी, इसलिए छुट्टी टाल दी थी। मेरे साथी के लिए तो न गांव का रास्ता न समुद्र का आकर्षण। उसे तो शहर के बीचों बीच रहना पसंद था। 5 लाख लोगों के बीच, जैसे किसी मकड़ी के जाल के धागे हर तरफ फैले हों और हर अफवाह या अनसुलझे अपराध की आहट पर थरथरा उठें। प्रकृति की सुंदरता को वो महत्व नहीं देता था। जब कभी उसे बदलाव चाहिए होता तो बस शहर के अपराधियों से ध्यान हटाकर गांव के अपराधियों की ओर लगा देता। जब देखा कि होम्स बातचीत के मूड में नहीं, मैंने अखबार एक ओर फेंका और कुर्सी पर पीछे टिकते हुए विचारों में खो गया। तभी उसकी आवाज ने मेरे विचारों की लड़ी तोड़ दी। तुम सही कह रहे हो वॉटसन, उसने कहा। यह किसी विवाद को सुलझाने का वाकई हास्यास्पद तरीका है। बिल्कुल हास्यास्पद, मैंने झट कहा, और तभी ध्यान आया कि उसने मेरे मन का चल रहा विचार ठीक उसी पल कैसे पकड़ लिया। मैं हैरान रह गया। क्या मतलब है इसका होम्स? मैंने पूछा। ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। वो जोर से हंस पड़ा। याद है, एक दिन मैंने पो की कहानी का वो हिस्सा पढ़ा था जिसमें एक आदमी अपने साथी के अनकहे विचारों का पीछा करता है। तब तुमने उसे लेखक की कल्पना कहकर टाल दिया था। मैंने तब कहा था कि मैं खुद भी अक्सर ऐसा करता हूं, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया था। ओह, ऐसा नहीं था। जबान से नहीं माने थे मेरे प्रिय वाटसन, लेकिन भौहों से जरूर। इसलिए जब मैंने तुम्हें अखबार फेंक कर गहरी सोच में जाते देखा तो मैंने सोचा थोड़ा मन ही मन उसे पढ़ लूं, और जब अवसर मिला तो तुम्हें बीच में टोका भी, ताकि साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारी सोच की लय में हूं। मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, पर पो की कहानी में तो उसने सामने वाले की हर हरकत देखकर नतीजा निकाला था। उसने पत्थरों के ढेर पर ठोकर खाई, आसमान की ओर देखा, इत्यादि। लेकिन मैं तो चुपचाप बैठा था। मैंने तुम्हें क्या संकेत दिया? तुम अपना ही अन्याय कर रहे हो। चेहरे के भाव इंसान की भावनाएं दिखाने का जरिया है, और तुम्हारा चेहरा बहुत साफ बताता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने मेरे चेहरे से मेरे विचार पढ़ लिए? चेहरे से और खासकर आंखों से। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा विचार क्रम कहां से शुरू हुआ। नहीं, जरा भी नहीं। तो सुनो, जब तुमने अखबार फेंका जिससे मेरा ध्यान तुम्हारी ओर गया, तुम आधा मिनट खोए हुए से बैठे रहे। फिर तुम्हारी नजर नए लगे जनरल गार्डन के चित्र पर पड़ी। मैंने देखा चेहरा जरा बदला, यानी कोई विचार उठा। लेकिन वो लड़ी ज्यादा दूर नहीं गई। तुम्हारी नजर बगल वाले बिना फ्रेम वाले हेनरी वॉर्ड बीचर के चित्र पर चली गई। फिर दीवार की ओर देखा, और तब तो तुम्हारा मतलब साफ था।
तुम सोच रहे थे कि अगर बीचर का चित्र फ्रेम में लग जाए तो दीवार की खाली जगह भर जाएगी और गार्डन के चित्र के साथ संतुलन बनेगा। वाह, तुमने तो हर बात पकड़ ली। मैंने कहा, अब तक तो गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर तुम्हारा ध्यान बीचर की ओर लौट गया, जैसे तुम उसके चेहरे के भावों से उसका व्यक्तित्व समझने की कोशिश कर रहे हो। चेहरा सोचमग्न हुआ। तुम्हें उसके जीवन की बातें याद आती रहीं। मुझे मालूम था तुम उसके गृह युद्ध काल के मिशन को जरूर याद करोगे। जब तुमने ये कहा था कि हमारे यहां उसे जिस तरह से स्वीकारा गया वो तुम्हें बहुत बुरा लगा था, इसलिए जब तुम्हारी आंखें फिर भटक गईं तो मुझे लगा कि अब तुम्हारा ध्यान गृह युद्ध की ओर है। तभी तुम्हारे होंठ कसे, आंखें चमकी, हाथ मुट्ठी में बंधे। मैं समझ गया तुम दोनों पक्षों की वीरता के बारे में सोच रहे हो। फिर चेहरा उदास हो गया, सिर झुका। तुम उस भयानक और बेकार हुई मौतों की ओर सोच में डूब गए। फिर हाथ अपने घाव की ओर गया और होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई, यानी तुमने इस पूरे युद्ध के हास्यास्पद पहलू को महसूस किया। तब मैंने कहा, हाँ, वॉटसन सही सोच रहा है। ये वाकई बेहुदा तरीका है और मेरी सारी तर्क श्रृंखला सही निकली। कमाल है, मैंने कहा। अब तो मैं और भी दंग रह गया हूं। ये बहुत सतही सी बात थी मेरे प्रिय वॉटसन, यकीन रखो। उस दिन तुम्हारी थोड़ी सी शंका न दिखती तो मैं ये बात तुम्हारे सामने रखता ही नहीं। लेकिन मेरे पास यहाँ एक छोटा सा मामला है जो शायद मेरे इस विचार पढ़ने के छोटे निबंध से ज्यादा कठिन निकले। क्या तुमने अखबार में वो छोटा पैराग्राफ देखा जिसमें क्राइडन की क्रॉस स्ट्रीट वाली मिस क्यूशिंग को डाक से भेजे गए एक पार्सल की अजीब सामग्री का जिक्र है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। अच्छा, तो तुमसे छूट गया होगा। जरा उधर फेंको इसे। लो, यही रहा, फाइनेंशियल कॉलम के नीचे। क्या तुम इसे जोर से पढ़ दोगे? मैंने वो अखबार उठाया जो उसने मेरी तरफ उछाल दिया था और बताए हुए पैराग्राफ को पढ़ने लगा। उसके ऊपर शीर्षक था, एक भयानक पैकेट। क्रॉस स्ट्रीट क्राइडन में रहने वाली मिस स्यूजन क्यूशिंग के साथ एक ऐसा प्रकरण हुआ है जिसे या तो बेहद घृणित मजाक माना जाएगा या फिर, यदि इस घटना से कोई और भयावह मतलब जुड़ता निकला, कुछ और भी गंभीर। कल दोपहर ठीक 2 बजे डाकिये ने भूरे कागज में लिपटा एक छोटा पैकेट उनके घर दिया। भीतर एक कार्डबोर्ड का डिब्बा था जो मोटे नमक से भरा हुआ था। जब इसे खाली किया गया तो मिस क्यूशिंग ये देखकर दहशत में आ गईं कि उसमें 2 मानव कान थे जो मानो अभी अभी काटे गए हों। ये डिब्बा उससे पिछले दिन सुबह बेलफास्ट से पार्सल पोस्ट द्वारा भेजा गया था। भेजने वाले का कोई संकेत नहीं था और बात इसलिए और रहस्यमय हो जाती है कि 50 वर्षीय अविवाहित मिस क्यूशिंग ने हमेशा बहुत सादा और एकांत जीवन जिया है। उनके परिचित और पत्र व्यवहार इतने कम हैं कि उनके पास डाक से कोई चीज आना अपने आप में विरल घटना है। कुछ वर्ष पहले, हाँ, जब वे पेंग में रहती थीं, तो उन्होंने अपने घर में 3 युवा मेडिकल छात्रों को कमरे किराए पर दिए थे, पर उनके शोर शराबे और अनियमित चाल चलन के कारण उन्हें निकालना पड़ा था। पुलिस का विचार है कि ये घिनौना कृत्य संभवतः उन्हीं युवकों ने बदले की भावना से किया है ताकि डिसेक्शन रूम की ये निशानियां भेजकर उन्हें डराया जा सके। इस मत को थोड़ी पुष्टि इस बात से मिलती है कि उन छात्रों में से एक उत्तरी आयरलैंड मिस क्यूशिंग की जानकारी में बेलफास्ट का रहने वाला था। उधर मामले की सक्रिय जांच चल रही है और हमारे विभाग के बेहद होनहार अफसरों में से एक मिस्टर लेस्ट्रेड इसकी कमान संभाले हुए हैं। डेली क्रॉनिकल की खबर तो इतनी ही थी। मैंने पढ़कर खत्म किया तो होम्स बोला, अब आते हैं अपने दोस्त लेस्ट्रेड पर। आज सुबह उसका एक नोट आया है। वो कहता है, मेरा मानना है कि ये मामला बिल्कुल आपके दायरे का है। हमें उम्मीद है कि बात साफ हो जाएगी, पर फिलहाल हाथ में काम लायक कुछ खास नहीं आ पा रहा। हमने बेलफास्ट पोस्ट ऑफिस को तार जरूर भेजा है, पर उस दिन बहुत से पार्सल जमा हुए थे। वे इस खास पार्सल की पहचान या भेजने वाले को याद करने की कोई तरकीब नहीं बता सके। डिब्बा हनी ड्यू टोबैको का आधा पाउंड वाला है, इससे भी मदद नहीं मिलती। मेडिकल स्टूडेंट वाला सिद्धांत अभी तक मुझे सबसे माकूल लगता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ घंटे फुर्सत हों तो आपसे मिलकर खुशी होगी। मैं दिन भर या तो घर पर रहूंगा या फिर थाने में। कहो वॉटसन, गर्मी पर हावी होकर क्राइडन तक का चक्कर लगाया जाए।
शायद तुम्हारी डायरी के लिए एक केस मिल ही जाए। मैं तो किसी काम के इंतजार में था ही। मैंने कहा, तो मिल ही जाएगा। नौकर को बुलाकर कहो कि गाड़ी मंगवाए। मैं जरा अपना ड्रेसिंग गाउन बदलकर और सिगार केस भरकर अभी आता हूं। ट्रेन में रहते हल्की बारिश हो गई और क्राइडन पहुंचते पहुंचते गर्मी शहर की तुलना में काफी कम हो गई। होम्स ने पहले ही तार कर दिया था, सो लेस्ट्रेड पहले जितना ही दुबला पतला, चमक धमक वाला और नेवले जैसा चुस्त स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा था। 5 मिनट पैदल चलकर हम क्रॉस स्ट्रीट पहुंचे, जहां मिस क्यूशिंग रहती थीं। वो बहुत लंबी गली थी। 2 मंजिला ईंट के घर, साफ सुथरे और सधे हुए, सफेद किए हुए पत्थर के पायदान और दरवाजों पर एप्रन पहनी औरतों के छोटे छोटे झुंड आपस में बतियाते हुए। बीच पहुंचकर लेस्ट्रेड ने एक दरवाजा खटखटाया। एक छोटी नौकरानी लड़की ने दरवाजा खोला। हम जिस कमरे में ले जाए गए, वहां सामने की ओर मिस क्यूशिंग बैठी थीं। उनका चेहरा शांत था, बड़ी बड़ी कोमल आंखें और दोनों कनपटियों पर झुके हुए खिचड़ी से बाल। गोद में कढ़ाई किया हुआ एंटी मकासर रखा था और पास वाले स्टूल पर रंग बिरंगे रेशमी धागों की टोकरी। वे भयानक चीजें पिछवाड़े के कमरे में हैं। लेस्ट्रेड के आते ही उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं आप उन्हें पूरी तरह यहां से हटवा दें। हटवा दूंगा मिस क्यूशिंग। मैंने उन्हें बस इसलिए यहीं रुकवाया कि मेरा दोस्त मिस्टर होम्स आपकी मौजूदगी में उन्हें देख ले। मेरी मौजूदगी में क्यों जनाब? अगर उन्हें आपसे कुछ पूछना हो तो। जब मैं कहती हूं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो मुझसे सवाल करने का क्या फायदा? बिल्कुल ठीक मैडम, होम्स ने शांत लहजे में कहा। यकीन है इस मामले ने आपको बहुत परेशान कर दिया है। जी हाँ सर, मैं शांति सी औरत हूं, अपना सा जीवन जीती हूं। अखबार में अपना नाम देखना और घर में पुलिस आना, ये मेरे लिए नए अनुभव हैं। मैं इन चीजों को घर के अंदर नहीं रखूंगी मिस्टर लेस्ट्रेड। अगर देखना है तो बाहरी कमरे में जाइए। घर के पीछे जो सकरा बाग था, उसके अंत में एक छोटा सा शेड था। लेस्ट्रेड भीतर गया और पीला कार्डबोर्ड बॉक्स, उसके साथ भूरा कागज और एक डोरी लेकर लौटा। रास्ते के सिरे पर एक बेंच थी। हम सब बैठ गए और लेस्ट्रेड से मिली चीजों को होम्स ने एक एक करके परखा। ये डोरी बड़ी दिलचस्प है, उसने रोशनी की ओर उठाकर सूंघते हुए कहा। क्या समझते हो लेस्ट्रेड? इस पर तारकोल लगा है। ठीक, ये तारकोल लगी पतली डोरी है और शायद तुमने ये भी देखा होगा कि मिस क्यूशिंग ने इसे कैंची से काटा। दोनों सिरों पर दोहरी उधड़ी हुई रेशों से साफ दिखता है। ये बात अहम है। मुझे इसमें अहमियत नजर नहीं आती, लेस्ट्रेड बोला। अहमियत इस बात में है कि गांठ जस की तस बची हुई है और ये गांठ अपने ढंग की निराली है। गांठ बहुत साफ बंधी है। मैं ये बात पहले ही नोट कर चुका हूं, लेस्ट्रेड ने आत्मतुष्टि से कहा। अच्छा, रस्सी पर इतना काफी है। होम्स मुस्कुराया। अब बॉक्स के आवरण की बारी। भूरा कागज और इसमें कॉफी की साफ साफ गंध है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुई? इसमें तो कोई शक नहीं। पता मोटे मोटे जरा टेढ़े मेढ़े अक्षरों में छपा है, मिस एस क्यूशिंग, क्रॉस स्ट्रीट, क्राइडन। चौड़ी नोक वाले पेन से, शायद जेनिब, और बहुत घटिया स्याही से। क्राइडन शब्द पहले आई से लिखा गया था, जिसे बाद में वाई कर दिया गया। इसका मतलब पार्सल एक ऐसे आदमी ने भेजा, हस्तलिपि साफ मर्दाना, जो कम पढ़ा लिखा है और क्राइडन शहर से अनजान। अब तक सब ठीक। डिब्बा पीला है, ½ पाउंड हनी ड्यू टोबैको का। कोई खास निशानी नहीं, सिवाय बाएं निचले कोने पर 2 अंगूठे के निशानों के। भीतर भरा है खुरदुरा नमक, वही किस्म जो खाल वगैरह सहेजने या ऐसे ही मोटे कामों में लगता है, और उसी में दबी हैं ये बहुत ही अनोखी नुमाइश है। ये कहकर उसने दोनों कान निकालकर घुटनों पर रखी तख्ती पर फैला दिए और बारीकी से देखने लगा। मैं और लेस्ट्रेड दोनों तरफ से झुककर कभी उन डरावने अवशेषों को, कभी अपने साथी के एकाग्र उत्सुक चेहरे को देखते रहे। आखिरकार उसने उन्हें फिर डिब्बे में रखा और कुछ देर गहरी सोच में बैठा रहा। तुमने जरूर देखा होगा, आखिर वो बोला, ये दोनों कान जोड़ी नहीं हैं। हाँ, ये मैंने नोट किया, लेकिन अगर ये डिसेक्शन रूम के कुछ छात्रों का मजाक है तो वे जोड़ी की जगह अलग अलग कान भेजना भी उतना ही आसान समझते। बिल्कुल, पर यह कोई मजाक नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल नहीं जचता कि यह मजाक हो। डिसेक्शन रूम के शवों में संरक्षक द्रव भरा जाता है। इन कानों पर उसका कोई निशान नहीं। ये ताज़ा भी हैं। इन्हें कुंद औजार से काटा गया है, जो किसी छात्र से होने की उम्मीद कम है।
फिर किसी मेडिकल दिमाग को तो कार्बोलिक या शुद्ध अल्कोहल जैसे द्रव सूझेंगे। यहां खुरदुरे नमक का सहारा लिया गया है। दोहराता हूं, ये मजाक नहीं। हम एक संगीन जुर्म की तहकीकात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर एक सिहरन दौड़ गई और उसके चेहरे पर जमी सख्त गंभीरता ने जैसे किसी अजीब समझ से बाहर भय का आभास करवा दिया। लेस्ट्रेड ने मगर सिर हिलाया, मानो आधा अधूरा ही राजी हो। मजाक वाली राय में कमियां तो हैं, उसने कहा, पर दूसरी तरफ जाने से रोकने वाली वजहें ज्यादा हैं। हमें मालूम है ये औरत पेंग और यहां पिछले 20 वर्षों से बहुत शांत और इज्जतदार जीवन जीती आई है। वो मुश्किल से कोई दिन घर से बाहर रहती है। तो कोई अपराधी आखिर क्यों अपनी करतूत के सबूत उसी को भेजेगा, जब तक कि वो कोई बेहतरीन अदाकारा न हो। उसे भी इस मामले की उतनी ही खबर है जितनी हमें। यही तो उलझन है जिसे सुलझाना है, होम्स बोला। और मेरी तरफ से तो मैं ये मानकर आगे बढ़ूंगा कि मेरा तर्क सही है, और ये कि 2 हत्याएं हुई हैं। इनमें से एक कान स्त्री का है, छोटा महीन आकार का, बालियां पहनने लायक छेद वाला। दूसरा पुरुष का, धूप से जला सा बदरंग, और वो भी छिदा हुआ। ये दोनों लोग शायद अब नहीं रहे, वरना अब तक उनकी खबर आ चुकी होती। आज शुक्रवार है, पैकेट गुरुवार सुबह पोस्ट हुआ, तो वारदात बुधवार मंगलवार या उससे भी पहले हुई होगी। अगर दोनों की हत्या हुई तो उनकी कटी निशानी मिस क्यूशिंग को और कौन भेजता, सिवाय उनके हत्यारे के। यानी पैकेट भेजने वाला वही है जिसकी हमें तलाश है। मगर उसे ये पैकेट मिस क्यूशिंग को ही क्यों भेजना था? या तो ये जताने के काम हो गया, या उसे तकलीफ देने को। पर अगर ऐसा है तो वो जानती होगी कि भेजने वाला कौन है। क्या वो जानती है? शक है। अगर जानती ही तो पुलिस क्यों बुलाती? वो कान गाड़ देती, किसी को पता भी न चलता। अगर वो अपराधी को बचाना चाहती, और अगर वो उसे बचाना नहीं चाहती, तो उसका नाम बता देती। यह एक फंदा है जिसे सुलझाना पड़ेगा। ये कहकर वो जो अब तक बाघ की बाड़ के पार खाली सी नजर से देखता हुआ तेज ऊंची आवाज में बोल रहा था, झटके से उठ खड़ा हुआ और घर की ओर बढ़ चला। मिस क्यूशिंग से कुछ सवाल करने हैं, उसने कहा। तो फिर मैं यहीं से चलता हूं, लेस्ट्रेड ने कहा, क्योंकि मुझे एक और छोटा सा काम निपटाना है। मुझे नहीं लगता कि मिस क्यूशिंग से अब कुछ और नया मिलेगा। आप मुझे थाने पर मिल जाएंगे? ठीक है, लौटते वक्त हम वहीं आकर मिलेंगे, होम्स ने जवाब दिया। एक पल बाद हम दोनों फिर सामने वाले कमरे में थे, जहां वो निर्विकार महिला अब भी चुपचाप अपना एंटीमकासर बुन रही थी। हमें देखते ही उसने उसे गोद में रख दिया और अपनी साफ सुथरी टटोलती सी नीली आंखों से हमें देखा। मुझे यकीन है सर, उसने कहा, यह सब एक गलती है, और ये पार्सल मेरे लिए था ही नहीं। मैं ये बात स्कॉटलैंड यार्ड वाले सज्जन से कई बार कह चुकी हूं, पर वो बस हंस देते हैं। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, कम से कम मेरी जानकारी में। तो कोई मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा? मैं भी अब उसी राय पर पहुंच रहा हूं मिस क्यूशिंग, होम्स ने उसके पास बैठते हुए कहा। मुझे लगता है ये बात सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि। वो ठिठक गया और मुझे हैरानी हुई, क्योंकि घूमकर देखा तो पाया कि वो बड़ी तल्लीनता से उस महिला के चेहरे को देख रहा था। एक क्षण के लिए उसके उतावले चेहरे पर हैरानी और तसल्ली दोनों झलक गए, मगर जैसे ही वो उसकी चुप्पी का कारण जानने को मुड़ी, वो पहले जैसा संयमित दिखने लगा। मैंने भी गौर से देखा। उसके सपाट खिचड़ी से बाल, करीनेदार टोप, छोटी सुनहरी बालियां, शांत मुख। लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा न दिखा जिससे मेरे साथी की ये उत्तेजना समझ आए। 2 एक सवाल थे। अरे मैं सवालों से ऊब चुकी हूं, मिस क्यूशिंग झुंझलाकर बोली। आपकी 2 बहनें हैं, सही? आपको ये कैसे मालूम? जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने मेंटल पीस पर 3 महिलाओं का समूह चित्र देखा। एक तो आप ही है, और बाकी दोनों आपसे इतनी मिलती जुलती कि रिश्ता होने में जरा भी शक नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल सही। वे मेरी बहनें हैं, सराह और मैरी। और यहां मेरी कोहनी के पास एक और तस्वीर है, लिवरपूल में खींची हुई। आपकी छोटी बहन किसी पुरुष के साथ है, जिसकी वर्दी से लगता है कि वो स्टीवर्ड है, और मुझे दिखता है कि तब उसकी शादी नहीं हुई थी। आपकी नजर बहुत तेज है। वही तो मेरा काम है। खैर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी मिस्टर ब्राउनर से हो गई। जब ये फोटो ली गई थी, वो साउथ अमेरिकन लाइन पर था।
मगर उसे मैरी से इतना लगाव था कि उससे इतने लंबे अरसे तक दूर रहना उसे गवारा ना हुआ और वो लिवरपूल लंदन वाली नावों पर आ गया। आह, कांकरर पर शायद। नहीं, मेढे। आखिरी बार मैंने यही सुना था। जिम एक बार यहां मुझसे मिलने भी आया था। तब तक उसने कसम नहीं तोड़ी थी, लेकिन बाद में जब भी जहाज से किनारे आता पी ही लेता और जरा सा पीकर बिल्कुल सन की पागल हो जाता। आह, जिस दिन उसने फिर से गिलास उठाया वही मनहूस दिन था। पहले उसने मुझसे नाता तोड़ा, फिर सराह से उलझ पड़ा, और अब जब मैरी ने लिखना बंद कर दिया है तो हमें कुछ खबर नहीं कि वहां क्या हाल है। ये साफ था कि मिस क्यूशिंग ऐसे विषय पर आ गई थीं जो उन्हें भीतर तक छूता था। अकेला जीवन जीने वालों की तरह शुरू में वो झिझकी हुई थी, पर अंत में बहुत खुलकर बोलने लगीं। उन्होंने हमें अपने बहनोई स्टीवर्ड के बारे में कई बातें बताईं, और फिर बात घूमते फिरते उनके पुराने किराएदारों मेडिकल स्टूडेंट्स पर चली गई। उनके नाम, उनके हॉस्पिटल, सबके साथ उनकी शरारतों और गलतियों का लंबा ब्यौरा दिया। होम्स सब ध्यान से सुनता रहा, बीच बीच में कोई ना कोई सवाल डाल देता। आपकी दूसरी बहन सराह के बारे में, उसने कहा। ताज्जुब है, जब आप दोनों अविवाहित हैं तो एक साथ घर में क्यों नहीं रहते? आह, आप सराह के मिजाज को नहीं जानते, वरना हैरानी नहीं होती। मैंने कोशिश की थी। क्राइडन आने पर हम साथ रहे, पर करीब 2 महीने पहले हमें अलग होना पड़ा। अपनी बहन के खिलाफ कहना नहीं चाहती, लेकिन सराह हमेशा टांग अड़ाने वाली और किसी बात से खुश न होने वाली रही है। आपने कहा था कि उसका झगड़ा आपके लिवरपूल वाले रिश्तेदारों से हुआ था। हाँ, जबकि एक वक्त वो सबसे ज्यादा घुली मिली थी। वो तो उनके पास रहने के लिए ही वहां गई थी, और अब जिम ब्राउनर के बारे में उसके पास सख्ती से कहने को शब्द भी कम पड़ते हैं। यहां अपने आखिरी 6 महीनों में हर वक्त उसी की शराबखोरी और चाल चलन की बातें करती रही। शक है जिम ने उसे किसी दखलंदाजी पर पकड़ा होगा और उसको 2 टूक सुनाई होगी। बस वही शुरुआत थी। धन्यवाद मिस क्यूशिंग। होम्स उठकर झुका। आपने कहा था आपकी बहन सराह न्यू स्ट्रीट वॉलिंगटन में रहती है। अलविदा। और अफसोस है कि ऐसे मामले में आपको तकलीफ हुई, जिसका, जैसा आप कहती हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं। हम बाहर निकले तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी। होम्स ने हाथ देकर रोक ली। वॉलिंगटन कितनी दूर है? उसने पूछा। करीब 1 मील, सर। बहुत बढ़िया। चढ़ो वॉटसन, लोहा गर्म है, अभी चोट करनी होगी। केस सीधा दिखता है, फिर भी इसमें 1-2 बातें बहुत सीख देने वाली हैं। गाड़ीवान, रास्ते में किसी टेलीग्राफ ऑफिस पर जरा रोक देना। होम्स ने एक छोटा सा तार भेजा और बाकी रास्ते वो गाड़ी में पसरा रहा, टोपी को नाक पर झुकाकर धूप से चेहरा ढक लिया। हमारा गाड़ीवान एक ऐसे घर के सामने रुका जो ठीक वैसा ही था जैसा हम अभी छोड़कर आए थे। मेरे साथी ने उसे इंतजार करने को कहा और दरवाजे की कुंडी पर हाथ ही रख रहा था कि भीतर से काले कपड़ों में एक गंभीर सा नौजवान चमकदार टोपी लगाए सीढ़ी पर आ खड़ा हुआ। क्या मिस क्यूशिंग घर पर हैं? होम्स ने पूछा। मिस सरह क्यूशिंग की हालत बेहद नाजुक है, वो बोला। कल से उन्हें दिमागी बुखार के कड़े लक्षण हैं। उनके चिकित्सक के नाते किसी को मिलने देने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मेरा सुझाव है 10 दिन बाद आइए। उसने दस्ताने पहने दरवाजा बंद किया और सड़क पर तेज कदमों से चलता हुआ निकल गया। अगर नहीं हो सकता तो नहीं, होम्स खुशमिजाजी से बोला। शायद वो बताना भी न चाहती या बता ना पाती। मैंने कहा। मुझे उससे कुछ सुनना नहीं था, सिर्फ उसे देखना था। जो चाहिए था लगता है मिल गया। गाड़ीवान, किसी ठीक ठाक होटल ले चलो। दोपहर का खाना करेंगे, फिर थाने में अपने दोस्त लेस्ट्रेड से मिलेंगे। हमने आराम से खाना खाया। पूरे वक्त होम्स वायलिन की बातें करता रहा। कैसे उसने अपनी स्ट्राडिवेरियस, जिसकी कीमत कम से कम 500 गिनी है, टाटनहैम कोर्ट रोड पर एक यहूदी ब्रोकर से 55 शिलिंग में खरीद ली थी। बात पगनीनी तक पहुंची और हम एक बोतल क्लेरेट के साथ घंटे भर बैठे रहे, उस असाधारण आदमी के किस्से पर किस्से सुनते हुए। शाम ढल चुकी थी, कड़ी धूप मुलायम चमक में बदल गई थी। तभी हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। दरवाजे पर लेस्ट्रेड इंतजार में खड़ा था। आपके लिए एक तार, मिस्टर होम्स, उसने कहा। आह, जवाब आ गया। उसने कागज फाड़कर खोला, नजर दौड़ाई, मोड़कर जेब में रख लिया। सब ठीक है, उसने कहा। कुछ पता लगा? सब पता लग गया। क्या?
लेस्ट्रेड हैरान रह गया। आप मजाक कर रहे हैं? जिंदगी में कभी इतना गंभीर नहीं रहा। एक सनसनीखेज अपराध हुआ है और अब उसकी हर कड़ी मेरे सामने है। और अपराधी? होम्स ने अपने एक विजिटिंग कार्ड की पीठ पर कुछ शब्द लिखे और लेस्ट्रेड की ओर उछाल दिए। यही नाम है, उसने कहा। कल रात से पहले गिरफ्तारी नहीं कर सकते, और कृपया मेरा नाम इस मामले से बिल्कुल न जोड़ें। मैं सिर्फ उन्हीं अपराधों से अपना नाम जोड़ना पसंद करता हूं जिनका हल निकालना सचमुच दिमागी मेहनत मांगता है। हम दोनों स्टेशन की ओर तेज कदमों से निकल पड़े। लेस्ट्रेड अब भी उस कार्ड को देखकर संतुष्ट मुस्कान लिए खड़ा रहा। ये मामला, रात को बेकर स्ट्रीट में सिगार के कशों के बीच शर्लॉक होम्स बोला, ठीक वैसा ही है जैसा तुमने स्टडी इन स्कारलेट और द साइन ऑफ फोर के नाम से दर्ज किया, जहां हमें असर से कारण तक उल्टा तर्क लगाकर पहुंचना पड़ा। लेस्ट्रेड को लिख दिया है कि जो विवरण अभी कम है वो अपने आदमी को पकड़ लेने के बाद भेज देगा। उस पर भरोसा किया जा सकता है। दलीलें भले कमजोर हों, पर काम पकड़ ले तो बुलडॉग की तरह छोड़ता नहीं। यही जिद उसे स्कॉटलैंड यार्ड में ऊपर लाई है। तो तुम्हारा केस अभी पूरा नहीं? मैंने पूछा। जरूरी बातें पूरी हैं। ये घिनौना काम किसने किया ये मालूम है। हाँ, शिकारों में से एक अब भी हमारी पकड़ से बाहर है। तुमने भी अपना नतीजा बनाया होगा। मानता हूं, वो जिम ब्राउनर, लिवरपूल जहाज का स्टीवर्ड, यही तुम्हारा आदमी है। अंदेशे से कहीं बढ़कर। फिर भी सब कुछ मुझे बस धुंधला धुंधला दिखता है। इसके उलट मेरे लिए तो एकदम साफ। मुख्य कदम सुनो। हम बिना किसी तय धारणा के पहुंचे, ये हमेशा फायदे का है। कोई परिकल्पना नहीं, सिर्फ देखना और उनसे निष्कर्ष निकालना। पहले क्या देखा? एक बहुत शांत सम्मानित महिला जिसके चेहरे पर कोई राज नहीं, और एक तस्वीर जिससे पता चला कि उसकी दो छोटी बहनें हैं। बिजली सी कौंधी की डिब्बा शायद उनमें से किसी के लिए हो। सोचा पुष्टि बाद में कर लेंगे। फिर बगीचे में गए और पीले डिब्बे की अजीब सामग्री देखी। रस्सी वैसी थी जैसी जहाजों पर पाल बनाने वाले कारीगरों की डोरी होती है, और जांच में समंदर की गंध घुल गई। गांठ नाविकों में प्रचलित ढंग की निकली। पार्सल बंदरगाह से पोस्ट हुआ, और मर्द वाले कान में बालियों का छेद था, जो नाविकों में देहाती लोगों से कहीं आम है। तब यकीन हो गया कि इस त्रासदी के किरदार समंदर से जुड़े लोग हैं। जब मैंने पैकेट का पता गौर से देखा तो पाया कि वो मिस एस क्यूशिंग के नाम था। अब सबसे बड़ी बहन तो स्वाभाविक ही मिस क्यूशिंग होगी, और एस शुरुआती अक्षर बाकी में से किसी का भी हो सकता था। उस हालत में तो हमें जांच बिल्कुल नए आधार से शुरू करनी पड़ती। इसलिए मैं घर के अंदर इस बिंदु को साफ करने के इरादे से गया। मैं मिस क्यूशिंग को यही भरोसा दिलाने ही वाला था कि ये पार्सल गलती से उनके पास आया है, कि तभी, जैसा तुम्हें याद होगा, मैं अचानक रुक गया। वजह यह थी कि मैंने अभी अभी कुछ ऐसा देख लिया था जिसने मुझे हैरान भी कर दिया और हमारी जांच का दायरा एकदम सिमटा दिया। तुम डॉक्टर हो वाटसन, तुम जानते हो, मानव शरीर का शायद ही कोई हिस्सा कान जितना अलग अलग होता है। हर कान आमतौर पर बिल्कुल विशिष्ट होता है और बाकी सबसे भिन्न। पिछले वर्ष के एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल में तुम्हें इसी विषय पर मेरे 2 छोटे निबंध मिलेंगे। सो मैंने बॉक्स में पड़े कानों को विशेषज्ञ की नज़र से देखा था और उनकी शारीरिक बनावट की खासियतें ठीक ठीक नोट कर ली थी। अब सोचो मेरी हैरानी, जब मिस क्यूशिंग को देखते ही मैंने पाया कि उनका कान उसी स्त्री कान से हूबहू मिलता है जिसे मैं अभी अभी परख कर चुका था। ये महज संयोग के बाहर की बात थी। पिन्ना का वही छोटा होना, ऊपरी लोब की वही चौड़ी वक्रता, भीतर के कार्टिलेज की वही घुमावदार लकीरें, जरूरी बातों में वो वही कान था। बेशक इस अवलोकन की जबरदस्त अहमियत मुझे उसी पल समझ आ गई। साफ था कि शिकार खून का रिश्तेदार था और बहुत करीबी। मैंने उससे परिवार की बातें छेड़ी और तुम्हें याद होगा, उसने फौरन हमें कई बहुमूल्य विवरण दे दिए। पहली बात, उसकी बहन का नाम सराह था और हाल तक उसका पता भी यही था। यहीं से स्पष्ट हो गया कि गलती कैसे हुई और पार्सल किसके लिए था। फिर हमें एक स्टीवर्ड के बारे में पता लगा जो तीसरी बहन का पति था, और ये भी कि एक समय वो मिस सराह के इतना नजदीक था कि सराह सचमुच लिवरपूल चली गई थी ब्राउनर दंपति के पास रहने, मगर बाद में किसी झगड़े ने उन्हें अलग कर दिया। उस झगड़े से महीनों तक सब पत्र व्यवहार बंद रहा। तो अगर ब्राउनर को कभी मिस सराह को कोई पार्सल भेजना पड़ता तो यकीनन
उसके पुराने पते पर ही भेजता। और अब तो बात खुद ब खुद सुलझने लगी। हमें इस स्टीवर्ड के बारे में पता चल चुका था। तुरंत उत्तेजित हो जाने वाला, जोरदार जज्बातों वाला आदमी। तुम्हें याद है, अपनी बीवी के पास रहने के लिए उसने बढ़िया नौकरी तक छोड़ दी थी, और कभी कभी बुरी तरह शराब पी लेने की आदत भी थी। हमारे पास वजह थी मानने की कि उसकी बीवी की हत्या हुई है, और एक आदमी की भी, जो शायद समंदर से जुड़ा हुआ था। वजह ईर्ष्या। ये तो तुरंत दिमाग में आता है। और ये किए गए काम के सबूत मिस सराह क्यूशिंग को क्यों भेजे जाए? शायद इसलिए कि लिवरपूल में रहते हुए उन्हीं के हाथों से वे घटनाएं हुईं जो इस त्रासदी तक पहुंची। तुम नोट करोगे, ये जहाजों की लाइन बेलफास्ट, डबलिन और वाटरफर्ड पर रुकती है। तो अगर मान लें कि ब्राउनर ने यह काम किया और फौरन अपनी स्टीमर मेडे पर चढ़ गया, तो बेलफास्ट वो पहला ठिकाना है जहां से वो अपना डरावना पार्सल भेज सकता था। यहां एक दूसरी गुंजाइश भी साफ नजर आती थी। हालांकि मुझे वो बेहद कमजोर लगी, फिर भी आगे बढ़ने से पहले उसे परख लेना जरूरी था। मान लो किसी नाकाम आशिक ने मिस्टर और मिसेस ब्राउनर दोनों को मार डाला हो, और जो मर्द का कान है वो पति का ही हो। इस राय के खिलाफ कई गंभीर आपत्तियां थीं, पर इसे नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने लिवरपूल पुलिस में अपने मित्र एल्गर को तार भेजा, पूछा कि क्या मिसेस ब्राउनर घर पर हैं और क्या ब्राउनर मेडे से रवाना हो चुका है। फिर हम वॉलिंगटन सराह से मिलने निकल पड़े। पहली बात तो ये देखने की जिज्ञासा थी कि परिवार वाला कान उसमें कितना दोहराया गया है। फिर संभव था कि वो हमें कुछ अहम जानकारी दे। हालांकि मुझे उम्मीद कम थी। उसे तो एक दिन पहले से ही ये बात मालूम हो गई होगी, क्योंकि सारी क्राइडन में इसकी धूम थी, और सिर्फ वही समझ सकती थी कि पार्सल किसके लिए था। अगर वो न्याय में मदद करना चाहती तो शायद पुलिस से खुद बात कर लेती। खैर, हमारा फर्ज था उससे मिलना, सो हम गए। पता चला कि पैकेट की खबर पहुंचने के बाद, क्योंकि उसी वक्त से उसकी बीमारी शुरू हुई, उसे इतना धक्का लगा कि दिमागी बुखार चढ़ाया। पहले से भी साफ था कि वो इस सब का पूरा मतलब समझती है, और उतना ही साफ कि उससे मदद लेने के लिए हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। पर वास्तव में हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे जवाब थाने पर हमारा इंतजार कर रहे थे, जहां एल्गर को भेजने के लिए मैंने कहा था। उससे ज्यादा निर्णायक और क्या होगा। मिसेस ब्राउनर का घर 3 दिन से बंद था। पड़ोसी कहते थे वो दक्षिण की ओर रिश्तेदारों से मिलने गई है। शिपिंग ऑफिसों से पक्का हुआ ब्राउनर मेडे पे सवार होकर निकल चुका है, और मेरा हिसाब है कि वो कल रात थेम्स में पहुंचेगा। जैसे ही वो पहुंचेगा, लेस्ट्रेड, जो भले ही बुद्धि से धीमा हो पर अडिग है, उसे घेरेगा, और तब हमारे पास हर कड़ी पूरी हो जाएगी। शर्लॉक होम्स की ये उम्मीद गलत नहीं निकली। 2 दिन बाद उसे एक मोटा लिफाफा मिला। अंदर जासूस का छोटा सा पत्र था, और टाइपराइटर से लिखा एक बयान जो कई पन्नों पर फैला हुआ था। लेस्ट्रेड ने उसे पकड़ लिया है। होम्स ने मेरी ओर देखकर कहा, शायद तुम ये सुनना चाहोगे कि वो क्या लिखता है। मेरे प्रिय मिस्टर होम्स, हमारी तय योजना के मुताबिक, जिससे हम अपने अनुमानों को परखना चाहते थे। हमारी कहना काफी अच्छा लगता है वॉटसन, है ना? मैं कल शाम 6 बजे अल्बर्ट डाक पहुंचा और लिवरपूल डबलिन लंदन स्टीम पैकेट कंपनी के जहाज SS मेडे पर चढ़ा। पूछताछ में पता चला कि जेम्स ब्राउनर नाम का एक स्टीवर्ड बोर्ड पर है, और सफर के दौरान उसका बर्ताव इतना अजीब रहा कि कप्तान को उसे काम से हटाना पड़ा। उसके केबिन में गया तो देखा वो एक संदूक पर बैठा, सिर हाथों में दबाए आगे पीछे झूल रहा था। वो भारी भरकम मजबूत देह का क्लीन शेव्ड सांवला आदमी है, कुछ वैसा जैसा एल्ड्रिस था, जिसने नकली लॉन्ड्री वाले मामले में हमारी मदद की थी। जैसे ही उसे मेरा मकसद समझ आया, वो उछलकर खड़ा हुआ। मैंने मोड़ के पास खड़े नदी पुलिस के 2 सिपाहियों को बुलाने को सीटी होठों तक ले ही ली थी, पर उसके भीतर जैसे जान ही न रही हो। उसने शांतिपूर्वक अपने हाथ आगे कर दिए कि हथकड़ी डाल दी जाए। हम उसे थाने ले आए, उसका बक्सा भी, इस ख्याल से कि शायद कुछ सबूत मिले। मगर आम नाविकों के पास होने वाले बड़े तेज चाकू के सिवा हमें मेहनत का कोई फल नहीं मिला। हालांकि अब मालूम हुआ कि हमें और सबूतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि थाने में इंस्पेक्टर के सामने लाते ही उसने बयान देने की इजाजत मांगी, और हमारा शॉर्ट हैंड लिखने वाला वही बयान जैसे का तैसा तुरंत दर्ज कर गया। उसकी 3 टाइप की हुई प्रतियां बनवाई गईं, एक प्रति साथ संलग्न है। मामला, जैसा कि मुझे पहले से लगता था, बेहद सीधा सादा निकला। फिर भी जांच में सहयोग के लिए आपका आभारी हूं। सादर एवं शुभेच्छा सहित
आपका सच्चा जी लेस्ट्रेड। हम्म। तो जांच तो वाकई बहुत सीधी थी, होम्स ने कहा। हालांकि जब उसने हमें बुलाया था तब उसे ये बात शायद समझ में नहीं आई होगी। खैर, अब देखते हैं कि जिम ब्राउनर अपने बारे में क्या कहता है। ये रहा उसका बयान, जो उसने शेडवेल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मोंटगोमरी के सामने शब्दशाह दिया। क्या मेरे पास कहने को कुछ है? हाँ, बहुत कुछ है। मुझे सब कुछ साफ साफ उगल देना है। चाहो तो फांसी दे दो, चाहो तो यूं ही छोड़ दो। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से ये किया है, आंख तक नहीं लगी, और नहीं लगता अब कभी लगेगी, जब तक कि हमेशा की नींद ना आ जाए। कभी उसका चेहरा सामने आता है, मगर ज्यादातर उसका मेरी आंखों के आगे एक न एक लगा ही रहता है। वो त्योरी चढ़ाए काला सा, और वो चेहरे पर जैसे हैरत जमी हुई। हाँ, वो सफेद मेमना। हैरान होना बनता था जब उसने उस चेहरे पर मौत पढ़ी, जो पहले उसके लिए प्यार के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन गलती सराह की है, और टूटे हुए आदमी की बद्दुआ उस पर पड़े जिसकी रगों का खून सड़ जाए। मैं अपने को पाक साबित नहीं कर रहा। मालूम है, मैं फिर शराब पर लौट गया, जैसा कि मैं उस वक्त जानवर बन चुका था। मगर वो मुझे माफ कर देती। वो मेरे साथ वैसी ही बंधी रहती जैसे रस्सी चरखी से। अगर वो औरत हमारे दरवाजे पर कभी परछाई भी न डालती। सराह क्यूशिंग मुझसे मोहब्बत करती थी। यही इस पूरे किस्से की जड़ है। वो मुझसे चाहत करती रही, और जब उसे समझ आया कि मैं अपनी बीवी के कीचड़ में पड़े पांव के निशान को भी उससे ज्यादा मानता हूं, तो उसका सारा प्यार जहरीली नफरत में बदल गया। 3 बहनें थीं कुल मिलाकर। बड़ी बस सीधी सादी नेक औरत, दूसरी एक शैतान, तीसरी फरिश्ता। मेरी शादी के वक्त सराह 33 की थी और मैरी 29 की। जब हमने घर बसाया तो हमारी खुशियां दिन भर की धूप जैसी थीं, और पूरे लिवरपूल में मैरी से बढ़कर औरत नहीं थी। फिर हमने सराह को एक हफ्ते को बुलाया। हफ्ता महीने में बदला, और बातों बातों में वो हमारे घर का हिस्सा बन गई। तब मैं ब्लू रेबन था, शराब से तौबा की हुई, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था। सब कुछ नए सिक्के की तरह चमक रहा था। खुदा की कसम, किसने सोचा था बात यहां तक पहुंचेगी? किसी ने ख्वाब में भी देखा होगा? मैं अक्सर वीकेंड पर घर आ जाता, और कभी कभी जहाज को माल भरने में देर होती तो पूरा हफ्ता भी मिल जाता। ऐसे ही साली सराह से खूब मुलाकात होती। लंबी सी, सांवली, तेज तर्रार, सर उठाकर चलने की अकड़, और आंखों में चकमक पत्थर की चिंगारी। लेकिन जब मेरी मैरी सामने होती तो मेरा ख्याल उससे आगे नहीं जाता। इस पर मैं ईश्वर की रहमत की उम्मीद के साथ कसम खाता हूं। मुझे कभी कभी लगता था कि उसे मेरे साथ अकेले रहना अच्छा लगता है, या मुझे टहलने निकलने के लिए बहलाती है, मगर मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक शाम मेरी आंख खुल गई। मैं जहाज से आया तो बीवी घर पर नहीं थी, पर सराह थी। मैरी कहाँ है? मैंने पूछा। ओह, वो कुछ बिल चुकाने गई है। मैं बेसब्र होकर कमरे में टहलने लगा। वो बोली, क्या मैरी के बिना 5 मिनट भी खुश नहीं रह सकते जिम? ये तो मेरे लिए बुरी बात है कि मेरे साथ भी तुम थोड़ा सा वक्त चैन से नहीं बिता सकते। मैंने नरमी से हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक है लड़की। लेकिन पल में उसके दोनों हाथों ने मेरा हाथ थाम लिया, जैसे बुखार में तप रहे हों। मैंने उसकी आंखों में देखा, सब कुछ साफ पढ़ लिया। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी, न मुझे। मैंने त्योरी चढ़ाई और हाथ छुड़ा लिया। फिर वो कुछ देर चुपचाप मेरे पास खड़ी रही, फिर हाथ उठाकर मेरे कंधे पर थपकी दी। संभल के, पुराने जिम। और हल्की सी चिढ़ाती हंसी के साथ कमरे से भाग गई। उस पल से सराह ने मुझसे दिलो जान से नफरत करनी शुरू कर दी, और वो नफरत करना जानती थी। उसे हमारे साथ टिकने देना मेरी मूर्खता थी। पर मैंने मैरी से एक शब्द नहीं कहा। मुझे पता था उसे दुख होगा। हालात पहले जैसे ही चले, पर कुछ समय बाद मैरी में बदलाव दिखने लगा। जो हमेशा भरोसेमंद और सीधी थी, वो अब अजीब और शक्की होने लगी। पूछती मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, खत किसके हैं, जेब में क्या है, और ऐसी हजार बेवकूफियां। दिन ब दिन वो और अजीब और चिड़चिड़ी होती गई, और हमारी न खत्म होने वाली तकरारें होने लगीं। मैं बिल्कुल उलझ गया। सराह अब मुझसे कतराने लगी, पर वो और मैरी एक दूसरे से चिपकी रहीं। अब समझ में आता है कि वो कैसे चालें चल रही थी, और मैरी का दिमाग मेरे खिलाफ जहर से भर रही थी। पर तब मैं ऐसा अंधा भौरा था कि कुछ समझा ही नहीं। फिर मैंने ब्लू रिबन तोड़ दी और फिर पीना शुरू कर दिया। पर लगता है अब मैरी पहले जैसी रहती तो मैं ऐसा न करता।
अब उसके पास मुझसे घृणा करने की वजहें थीं और हमारे बीच की खाई बढ़ती गई। और फिर ये एलेक फेयरबेर्न आ टपका और सब कुछ 1000 गुना काला हो गया। वो पहले सराह से मिलने आया, फिर धीरे धीरे हम सब से घुल गया। उसकी अदा ही ऐसी थी कि जहां जाता दोस्त बना लेता। दमदार चाल ढाल, सजे धजे बाल, आधी दुनिया देख चुका, और जो देखा बड़े मजे से बयान करता। मानता हूं संगत अच्छी थी। एक नाविक के लिए उसकी तहजीब बड़ी नफासत वाली थी। लगता था कभी उसने जहाज के पिछले ऊंचे हिस्से को आगे वाले हिस्से से ज्यादा देखा हो। 1 महीना वो घर आता जाता रहा, और एक पल को भी मुझे शंका नहीं हुई कि उसके मीठे चालाक तरीकों से कोई अनर्थ होगा। फिर आखिर एक छोटी सी बात ने शुबहा जगा दिया, और उसी दिन से मेरी शांति हमेशा के लिए गई। बस ये एक जरा सी बात थी। मैं अचानक बैठक में घुसा। दरवाजे से कदम रखते ही मैरी के चेहरे पर स्वागत की चमक देखी, पर जैसे ही उसे मालूम हुआ कि मैं हूं, वो चमक बुझ गई और वो मायूस होकर मुंह फेर गई। मेरे लिए इतना काफी था। एलेक फेयरबेर्न के अलावा कोई नहीं जिसकी आहट वो मैरी समझ ले। अगर वो उसी वक्त सामने पड़ जाता तो मैं उसे मार डालता, क्योंकि जब मेरा गुस्सा छूट जाए तो मैं पागल हो उठता हूं। मैरी ने मेरी आंखों में शैतान की लौ देख ली। वो झट मेरी बाहों पर हाथ रखकर बोली, मत करो जिम, प्लीज मत करो। सराह कहाँ है? मैंने पूछा। रसोई में, वो बोली। मैं अंदर गया। सराह, ये आदमी फेयरबेर्न मेरे घर की दहलीज फिर कभी नहीं लांघेगा। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मैं मना करता हूं। ओह, वो बोली, अगर मेरे दोस्त इस घर के लायक नहीं तो मैं भी नहीं। तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। पर अगर फेयरबेर्न यहां दिखा तो उसका एक कान काटकर तेरी निशानी बना दूंगा। मेरा चेहरा देखकर वो डर गई होगी, क्योंकि उसने एक शब्द नहीं कहा, और उसी शाम वो मेरा घर छोड़कर चली गई। खैर, अब मुझे नहीं पता कि ये उस औरत की सीधे सीधे शैतानी थी, या उसे लगा कि वो मेरी बीवी को बिगाड़कर मुझे उसी के खिलाफ करवा देगी। जो भी हो, उसने हमारी गली से 2 गली छोड़कर एक घर ले लिया और नाविकों को रहने के लिए कमरे देने लगी। फेयरबेर्न वहीं ठहरने लगा, और मैरी अपनी बहन और उसके साथ चाय पीने वहां जाया करती। वो कितनी बार गई ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन मैंने उसका पीछा किया, और जैसे ही मैं दरवाजा तोड़कर भीतर घुसा, फेयरबेर्न पिछवाड़े की दीवार फांदकर भाग गया। जैसा कायर कमीना वो था। मैंने बीवी से कसम खाई कि अगर उसे फिर उसके साथ देखा तो मैं उसे मार डालूंगा, और उसे अपने साथ वापस ले आया। वो सिसक रही थी, कांप रही थी, और चेहरा कागज जैसा सफेद था। हमारे बीच अब मोहब्बत की कोई निशानी नहीं बची थी। साफ दिख रहा था कि वो मुझसे नफरत भी करती थी और डरती भी थी। और जब यही ख्याल मुझे फिर शराब तक ले गया तो उसने मुझे नीचा समझना भी शुरू कर दिया। खैर, सराह को लिवरपूल में गुजारा न हुआ तो जैसा मेरी समझ में आया, वो क्राइडन अपनी बहन के साथ रहने लौट गई, और घर में हालात लगभग पहले जैसे ही चलते रहे। और फिर आया ये पिछला हफ्ता, और उसके साथ सारा मातम और बर्बादी। हुआ यूं, हम मैडे पर 7 दिन की यात्रा पर गए थे, लेकिन एक बड़ा पीपा ढीला होकर हमारी एक प्लेट को हिला गया, तो हमें 12 घंटे के लिए फिर बंदरगाह में लौटना पड़ा। मैं जहाज से उतरा और घर आया, सोचते हुए कि बीवी के लिए ये कैसी अच्छी सरप्राइज होगी, और उम्मीद करते हुए कि शायद वो मुझे इतनी जल्दी देखकर खुश हो जाएगी। यही ख्याल मेरे दिमाग में था जब मैं अपनी गली में मुड़ा, और उसी वक्त एक घोड़ा गाड़ी मेरे पास से गुजरी, और वो उसमें थी, फेयरबेर्न के बगल में बैठी, दोनों हंसते बतियाते हुए। और मैं फुटपाथ पर खड़ा उन्हें देखता रहा, जैसे मैं था ही नहीं। तुमसे कहता हूं, और अपनी जुबान की कसम खाकर कहता हूं, उस पल के बाद से मैं अपने काबू में नहीं रहा, और जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब कुछ धुंधले सपने जैसा लगता है। मैं इधर कुछ दिनों से जमकर पी रहा था, और इन दोनों बातों ने मिलकर मेरा दिमाग सचमुच उलट दिया। अभी भी मेरे सिर में कुछ धक धक हो रही है, जैसे गोदी मजदूर का हथौड़ा। लेकिन उस सुबह तो यूं लगा जैसे नियाग्रा मेरे कानों में सरसराता गरजता बह रहा हो। खैर, मैं दौड़ पड़ा और गाड़ी के पीछे भागा। मेरे हाथ में भारी सागौन की लाठी थी, और तुमसे कहता हूं, शुरू से ही मेरी आंखों में खून उतर आया था। पर दौड़ते दौड़ते मैं चालाक भी हो गया, और थोड़ा पीछे हटकर इस तरह पीछा किया कि मैं उन्हें देख सकूं, पर वे मुझे ना देखें। वे जल्दी रेलवे स्टेशन पर रुके। बुकिंग ऑफिस के आसपास अच्छी खासी भीड़ थी, तो मैं बिना देखे उनके बिल्कुल पास तक पहुंच गया। उन्होंने न्यू ब्राइटन के टिकट लिए।
मैंने भी लिए, लेकिन मैं उनसे 3 डिब्बे पीछे बैठा। वहां पहुंचे तो वे परेड पर टहलते रहे और मैं उनसे 100 गज से ज्यादा कभी दूर नहीं रहा। आखिर मैंने देखा कि उन्होंने एक नाव किराए पर ली और खेने निकल पड़े, क्योंकि दिन बहुत गर्म था और उन्हें इसमें कोई शक नहीं लगा होगा कि पानी पर ठंडक रहेगी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे उन्हें मेरे हाथों में सौंप दिया गया हो। हल्की सी धुंध थी और कुछ 100 गज से ज्यादा दिखाई नहीं देता था। मैंने अपने लिए भी एक नाव ली और उनके पीछे चप्पू चलाने लगा। उनकी नाव का धुंधला सा आकार दिख रहा था, लेकिन वे लगभग उतनी ही तेज जा रहे थे जितना मैं, और उन्हें किनारे से एक लंबी मील दूर तो होना ही था जब जाकर मैं उनके पास पहुंचा। धुंध ने चारों ओर जैसे पर्दा खींच दिया था और हम तीनों उसके बीच में थे। हे भगवान, क्या मैं कभी उनके चेहरे भूल पाऊंगा जब उन्होंने देखा कि जो नाव उनकी ओर बढ़ती चली आ रही है उसमें कौन है। वो चीख उठी। वो पागल की तरह गालियां बकने लगा और मुझ पर चप्पू से वार किया, क्योंकि उसे मेरी आंखों में मौत दिखाई दी होगी। मैं उसके वार के पार निकल गया और अपनी लाठी का एक ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर अंडे की तरह चकनाचूर हो गया। शायद अपनी दीवानगी के बावजूद मैं उसे छोड़ देता, लेकिन वो उसके गले से लिपट गई, उसे पुकारती रही और उसे एलिक कहती हुई। मैंने फिर वार किया और वो उसके पास ही आ पड़ी। मैं तब उस खूंखार जानवर जैसा था जिसने खून चख लिया हो। अगर सराह वहां होती, खुदा की कसम, तो उसे भी मैं उनके साथ भेज देता। मैंने अपना चाकू निकाला और खैर बस, मैंने काफी कह दिया। मुझे जंगली सी खुशी हुई जब मैंने सोचा कि सराह कैसा महसूस करेगी जब उसे ये निशानियां मिलेंगी कि उसकी दखलंदाजी का नतीजा क्या निकला। फिर मैंने लाशों को नाव के साथ बांधा, एक तख्ता फोड़ दिया और यहीं खड़ा रहा जब तक कि वे डूब नहीं गए। मुझे अच्छी तरह पता था कि मालिक यही समझेगा कि वे धुंध में राह भटक गए और समंदर की ओर बह निकले। मैं खुद को साफ सुथरा करके किनारे लौटा और बिना किसी आदमी को जरा भी भनक लगे अपने जहाज से जा मिला। उसी रात मैंने सराह क्यूशिंग के नाम पैकेट तैयार किया और अगले दिन उसे बेलफास्ट से भेज दिया। लो, पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने है। तुम मुझे फांसी दे सकते हो या जो चाहो कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे उतनी सजा नहीं दे सकते जितनी मैं पहले ही पा चुका हूं। मैं आंखें बंद नहीं कर सकता कि वही 2 चेहरे मुझे घूरने न लगें, मुझे वैसे ही घूरते हुए जैसे वे घूर रहे थे जब मेरी नाव धुंध को चीर कर पहुंची थी। मैंने उन्हें जल्दी मार दिया, लेकिन वे मुझे धीरे धीरे मार रहे हैं, और अगर ऐसी एक और रात आई तो सुबह तक मैं या तो पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। क्या आप मुझे अकेले कोठरी में नहीं डालेंगे साहब? खुदा के लिए नहीं। और जैसे आप आज मेरी पीड़ा में मेरे साथ व्यवहार करेंगे, वैसी ही रहमदिली आपके अपने दुख के दिन में आपको मिले। इस सब का मतलब क्या है, वॉटसन? होम्स ने कागज रखकर गंभीर स्वर में कहा। इस दुख, हिंसा और डर के चक्कर का क्या उद्देश्य है? इसे किसी अंत की ओर जाना चाहिए, वरना हमारी दुनिया को वो अंधा इत्तेफाक चला रहा है जो सोचा नहीं जा सकता। लेकिन कौन सा अंत? यही तो बड़ी चिरस्थायी पहेली है, जिसका जवाब इंसानी अक्ल से आज भी उतना ही दूर है जितना पहले था। अभी आप सुन रहे थे आर्थर कानन डायल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स का हिंदी अनुवाद, कार्डबोर्ड बॉक्स का रहस्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।